ओके जी, आई गेस स्क्रीन आप सब दोस्तों को दिखाई दे रही होगी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके जी, ओके जी, मैसेज आपकी तरफ से आ गया कि स्क्रीन और वॉइस दोनों आप तक पहुंच रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह आप लोगों ने हैश नोट पे बहुत अच्छा काम किया जो कि मेरे साथ शेयर हुआ। कोई प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करना पड़ी हो, मैंने देखा कुछ लोगों का काम और वो प्रॉब्लम्स भी मेरे सामने आई हैं। आप लोग की कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हो वो काइंडली शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर ये हैश नोट पे जब हम पब्लिश की ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे स्लग्स के नीचे फिर दोबारा, सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर वहाँ पे ऑप्शंस जब देते हैं ना कि आपका टॉपिक किस चीज के बारे में ये इस तरह, तो वो सिर्फ प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर की चीजें आती हैं उस पे। मतलब मैंने जैसे फैशन पे अगर लिखा था तो उसका कुछ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या ऑप्शन को लिखें, प्रेस करें। अच्छा, इस तरह ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वहां पे उस फिर जगह हम पे मैं। अपनी, वहां पे जो आपके पास में ऑप्शन थी वहां हम अपनी टाइप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ये उस कम्युनिटी में कुछ लोग जो पहले से आ गए ना, वो उस ट्रेंड्स पे आए हुए हैं, उन्हीं ट्रेंड्स के ऊपर में आपको चीज दिखाई दे रही होती है। वो तो उन्होंने तो ऑप्शंस वही वही वाली सिलेक्ट नहीं हो सकती थी, या अपने से लिख सकते हैं वहां जी, पर? अपने से लिख सकते हैं, अपने ठीक से लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने क्या किया, हैश नोट पे काम किया, बनाया था। अच्छा, उसे शेयर भी किया आपने कहीं? मुझसे शेयर किया कहीं? मैं क्लासरूम में कहा था आपको कि वहां पर आप कनेक्ट हो और वहां पे ज्वाइन कर लें और फिर अच्छा, आप क्लास के बाद में इसको समझिएगा कि classroom.google.com पे कनेक्ट हो। अपना ईमेल आईडी, अपनी जीमेल आईडी शेयर किया हुआ है? जी किया। तो फिर मैंने उसको आपको कनेक्ट कर दिया है, मैं इंशाल्लाह आपको शो कर दूंगा, उस पर देखिएगा। अच्छा जी, सो और कोई प्रॉब्लम जो कि फेस करना रही हो आपको? सर सेकंडली मैं देख रही थी हैश नोट पे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सारे इंजीनियरिंग पॉइंट, तो क्योंकि मैं बिजनेस की स्टूडेंट मार्केटिंग, मुझे मतलब मैं चाहती हूँ मेरे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बस अब आप पहुंच गए तो अब हो जाएगी। उसकी तो देर एक्चुअली, देखिए जब कम्युनिटी स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे जिस तरह के लोग आ जाएं उसी के अराउंड में काम बात होती रहती है और काम चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। और उसमें कोई इशू नहीं, वो तो आपने जब आपके पास में नहीं, आपसे देखिए, जब मैंने आपसे यही अभी उन्होंने ऑनलाइन भी क्वेश्चन किया, आपसे भी वर्ष कर रहा हूँ। देखिए अभी तक लोग आए नहीं ना, अब आप वहां पे होंगे तो शेयर होंगी चीजें। कम्युनिटी तो बिल्ड होती है, कम्युनिटी मौजूद नहीं होती, कम्युनिटी हमेशा बिल्ड की जाती है, बिल्ड होती है। तो आप वहां पे होंगे। अब देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं हो सकता है मैं भी बिजनेस और मार्केटिंग का शख्स हूँ। अब मुझे वहां पे कोई चीज मिली नहीं तो मैं 2 दफा 4 दफा जाऊंगा, फिर
छोड़ दूंगा। लेकिन जब चीजें वहां नजर आनी शुरू हो जाएंगी और जितने भी बिजनेसेस अमूमन जब स्टार्ट होते हैं, दे डू नॉट हैव द कंप्लीट डायरेक्शन कि हमें यहीं रहना है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ब्लॉगिंग एनवायरनमेंट है। जो पहले लोग आए, एक्चुअली होता ये है कि जब मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो मैंने उसको नया नहीं दिखाना होता, मैं खुद से चीजें क्रिएट कर देता हूँ वहां पे। तो जिन्होंने क्रिएट की होती है वो कौन लोग हैं? दे आर डेवलपर्स। तो उन्होंने अपनी लाइन की, इसलिए आपको वहां पे रिएक्ट की बातें नजर आएंगी, Node.js की बातें नजर आएंगी, इस तरह की सारी टेक्निकल सॉफ्टवेयर की बातें नजर आएंगी, और आपको बाकी कोई नजर नहीं आ रही होंगी। तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह जब आप वहां पे रहेंगे तो और कुछ भी ना हो ना, एट वर्स्ट हियर वी आर। और यहाँ पे क्योंकि सभी लोगों ने काम किया माशाल्लाह और बड़ा अच्छा काम था। अच्छा, तो ओके, अभी आज तो बस आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि जो बातें हो रही हैं इंशाल्लाह उसमें फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको चलना है, स्टेप कैसे लेना है। इसमें ऐड कर देते हैं दूसरे को, कर सकते हैं ऐसे कि हम इसकी क्या नाम है अकाउंट बनाने के बाद इसका हमने जो पोस्टर वगैरह किए उस पे, तो ऐसे कि फेसबुक पे फ्रेंड ऐड होते हैं ऐसे ऐड करते हैं। नहीं, ब्लॉगिंग एनवायरनमेंट है जी, ये ब्लॉगिंग के लिए है। यहाँ पे आप लिंक्स शेयर करें सबसे, नहीं आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे लिंक शेयर करें। और हमने जो एक स्टेप लिया, यहाँ से इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, हम इसीलिए इस रास्ते से गुजर रहे हैं ताकि हमारे पास में कोई एक एंटिटी हो जिसको हम पब्लिसाइज कर सकें, जिसके अराउंड में अपनी मार्केटिंग और चीज़ों को समझ सकें। जैसे माशाल्लाह जब आप दोस्तों ने काम किया तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी बातें, और मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वर्क था। नहीं, मैं सोचा था कि बहुत बिगनर्स की लेवल की चीज़ें आप लोगों ने कुछ करेंगे और बस हल्के हल्के से बस मुझे चीज़ दे देंगे, लेकिन माशाल्लाह अक्सर लोगों ने 5 आर्टिकल्स और 5 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, यानी दे आर नॉट इवन, मैंने कुछ लोगों को तो प्लेजरिज्म भी चेक किया, वो ऑब्जेक्टिव नहीं था वो। मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ जी, इसीलिए आज थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे और इसको थोड़ा सा ब्लॉगिंग को थोड़ा सा आपको डिजिटल, एक वर्ड बोला जाता है डिजिटल परसोना, कुछ कुछ सुनने में कभी आया गुजरा आप में से? कोई एलेबरेशन मुझे मिलेगी जी, ऑनलाइन भी कोई दोस्त एलेबरेट करना चाहें डिजिटल परसोना क्या होता है? जी तो बस उसी को पर्सनल जो ब्रांड का पर्सोना क्रिएट किया जाता है, ऐसे ही सेल्फ पर्सोना क्रिएट किया जाता है।
आप लोग मुझे बताइएगा जो ऑनलाइन है यहाँ पर आपको स्क्रीन सही मिल रही है कि मुझे डुप्लीकेट नजर आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है स्क्रीन, जरा काइंड बताइएगा। अच्छा ओके, तो मैं इसको जरा सा स्टॉप करता हूं और आई जस्ट आप लोग जरा सा होल्ड कीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट होता हूं ताकि आप लोगों को इस स्क्रीन डुप्लीकेशन से निकाला जा सके। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। अब मुझसे शेयर कीजिएगा। अब स्क्रीन आपको सिंगल स्क्रीन दिखाई दे रही है और स्टिल यू हैव द मल्टीपल स्क्रीन्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, वी आर बैक टू दी हैश नोड और यहाँ पर आप लोगों ने क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, इसी में कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि जब आपने कंटेंट यहाँ पब्लिश किया तो कुछ यहाँ पर आपके लिए मुश्किल पेश आई कि कुछ लोगों का कंटेंट सारा मिक्स होके दिखाई दे रहा है एट वन प्लेस। So let me write one of the article with you. How to manage UI of article. एक कुछ दोस्तों ने कवर पेज नहीं लगाया, कवर पेज जरूर लगाइए। इमेज स्टॉप्स यू टू चेक द थिंग, ये आपको पुश करता है कि अच्छा देख के जाओ भाई क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो उसको इमेज और रेलेवेंट इमेज और अच्छा इमेज ढूंढ के उसको यूज कीजिए। ऐसे इमेजेस जिन पे कॉपीराइट कंसर्न हो उनको इस्तेमाल ना करें। फ्री पिक के नाम से एक साइट है, फ्री पिक। आप यहां से इमेजेस चूज कर सकते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा है एजुकेशन। अब एजुकेशन से रेलेवेंट बहुत सारे इमेजेस यहां पे आपको दिखाई देंगे। यहां से आप इमेजेस ले लीजिए, जस्ट क्लिक ऑन द इमेज। यहां पे डाउनलोड की ऑप्शन है, कुछ
प्रो होंगे जिनको आप प्रीमियम होंगे, और यहाँ पे एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्री डाउनलोड है, तो फ्री डाउनलोड जिस पे है उसको डाउनलोड कर लीजिए। कॉपी फाइल्स टू क्लिपबोर्ड, इसको मैंने बंद कर दिया। एंड डाउनलोड्स में अपने पास ये इमेज, ये इमेज यहां पर आ गया। यहाँ पे सेव एज की ऑप्शन होती है, क्लियर हो गया जी? प्रोसेस समझ में आ गई? डबल क्लिक किया इस पर और डबल क्लिक करके इमेज को सेव कर लिया। सो आई हैव दिस इमेज। अगर आप ये जिप फाइल है, अगर इसको आप वैसे एक्सट्रैक्ट कर लें अपने यहाँ, तो आपके पास एक फोल्डर में सारी फाइल्स आ जाएंगी, उनको ले लीजिए। मैं क्योंकि सारे फोल्डर नहीं इसको करना चाह रहा था और आई वांट टू सेव माय सेल्फ कि मेरे पास में 5-7 इररेलेवेंट चीजें आ जाए, तो मैंने उसको इस तरह से सेव करके। सो नाउ आई हैव दिस इमेज, फ्री पिक से ले लीजिएगा। And now use this image over here. So choose an image. This is यहां पर जब मैं कंटेंट लिखने आ रहा हूं, सो मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स में कुछ कंटेंट है जिसको मैं यहां से लाइक दिस वन, इसको वहां पे प्रेजेंट करना चाहता हूं। कोई पीछे रह रहा हो तो मुझे जरूर बताइए जी, जरा काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग सारे सिंक्ड हैं और इजीली कर पा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल। ओके जी, ये कंटेंट मैंने यहां पे रखा और नाउ आई एम जंपिंग टू दी पब्लिश। जब पब्लिश करने आया तो यहां पर एक तो चीज सिलेक्ट टैग्स, टैग को लिमिटेड हो, एक दो टैग ही मिलता है। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। सर यही टैग्स की मैं आपसे बात करी थी कि ना यहाँ पे नहीं आ रहा था, जी तो ये पूछना था कि कैसे यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये अब आपको अपने ऐड नहीं करने दे रहा, ये इशू यहाँ पे आ रहा है। इधर आ। अच्छा नहीं तो फिर नहीं। ओके जी, सो तो फिर चॉइस कोई नहीं है, वी हैव टू बी गो अराउंड। तो फिल वक्त अच्छा, अब इसमें करते क्या है, व्हेन यू आर हियर, क्योंकि हैश नोड इज नॉट क्लेमिंग दैट दे जस्ट वांट द डेवलपर्स ओवर हियर, ये तो एक जनरल स्टैंडर्ड ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो हम इनकी कम्युनिटी से बात करेंगे, ये लिख देंगे इनको कि जी
इसके टैग्स नहीं है, तो आप ओपन कर दें टैग्स ताकि हम ऐड कर सकें अपनी चीजों को। तो मुझे प्रॉब्लम ये फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई एम वन ऑफ द डेवलपमेंट साइड पर्सन, तो मैं जितनी चीज लिखता हूं मैं हमेशा डेवलपमेंट में ही, क्योंकि ना कहीं मुझे मिल जाता है कुछ ना कुछ, तो इसलिए मुझे इससे गुजरना नहीं पड़ा। ओके जी, सो ये आपके पास में टैग्स, और यहां पे ये एक SEO टाइटल है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टाइटल जी, ये गूगल और काइंड ऑफ अ थिंग के लिए होता है। ये वो टाइटल है जो आप यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है। ये जो टाइटल आप में जैसे फ्री वेक्टर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टल टाइपोग्राफी बैनर सेट विद लर्निंग, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द टाइटल। और ये टाइटल यहाँ पे सिर्फ दिखाना, तो इसका पर्पस छोटा पर्पस है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि मैं इसकी मदद से जी अब रैंक करवा सकूं अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में। ये ऑब्जेक्टिव इसका बड़ा है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली लिखते हैं। जैसे ये नहीं कि जो टाइटल है वही उठा के लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूंगा आपसे, तो आपको इंशाल्लाह फिर देख लेंगे कि कीवर्ड्स कैसे रेलेवेंट लिखते हैं। जैसे मैनेजिंग UI ऑफ एन आर्टिकल, तो वो रेलेवेंट चीजें जिसको लोग सर्च कर रहे होते हैं उसको टाइटल में लिखते हैं। इसी तरह अपनी बात को डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर जो बात आप कर रहे होते हैं इस आर्टिकल में, जो आप कहना चाह रहे हैं, उस आर्टिकल की समरी 2 और 3 लाइनर वो आप यहां लिखते हैं। जो बात कहना चाह रहे हैं आर्टिकल की, वो डिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन को भी हम लिखते हैं इस सोच के साथ में कि वो कीवर्ड्स में यूज करूं जो पब्लिक जिनको सर्च करती है, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दो चीजें ऐसी हैं जो मेरी वेबसाइट को, मेरे वेब पेज को रैंक करवाती हैं सर्च इंजन में। ये उनमें की थिंग्स हैं दोनों। हमें सर्च करना पड़ेगा लेकिन ये कौन से यानी किसके रेलेवेंट है, बहुत सारे। हाँ, वो कैसे करे उसका एक छोटा सा मैं फीलर अभी इंशाल्लाह दूंगा आफ्टर द ब्रेक। जी अच्छा जी, ये तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है जी हमने। फॉर एग्जाम्पल वो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। Marketing is also online marketing. अच्छा जी, ये कुछ लिख लिया हमने। अब इसको जब मैं पब्लिश करता हूं, जो प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये कि मैंने कंटेंट यहां कुछ कॉपी किया है, मैं इसको खास अंदाज में देखना चाहता था, नहीं देख पा रहा। So sooner I publish it, so now I have multiple articles यहां पर, और जब मैं इसको जाके देखता हूं तो मुझे सारा का सारा टेक्स्ट दिखाई देता है। इसमें रीडेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी कंटेंट में। तो कंटेंट में रीडेबिलिटी क्या होती है, कंटेंट कैसे अच्छे अंदाज में लिखा जाता है, उसकी कोई 2-4 की टिप्स आपसे इंशाल्लाह शेयर करता हूं। जी आपसे डिस्कस कर रहा था ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को सही कैसे करेंगे हम। तो माइनर से टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूं।
अपनी आर्टिकल्स की लिस्ट में जाइए, सो यहां पे जिस चीज को हमने हेडिंग बनाना हो, वी डू लाइक दिस। ये 2 हैश साइन लगाने के माना ये है कि ये H2 लेवल की हेडिंग है। तो वो जैसे ऊपर भी क्लिक करें ना, वहां पे ऑप्शन आता है वो एचटी का, मतलब उस पे भी H1 H2 H2 लिखा हुआ है। ये गलत नहीं बता रहा, ये सर ठीक है। अच्छा तो ये क्लियर हो गई जी बात आपको। यहां पे हमारे पास में 2 टाइम्स लगाएंगे, इसके माना ये H2 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बटन भी है यहाँ पर हेडिंग का, H1 H2 H3। सर इनमें डिफरेंस क्या है H1 में? 2 पे क्लिक करेंगे 2 टाइम्स लगा देगा, 3 पे क्लिक करेंगे 3 टाइम्स लगा देगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है जी? इनमें डिफरेंस क्या है H1 H2 H3 में? द टेक्निकल डिफरेंस इज, आपका जो वेब पेज होता है इसमें H1 हमेशा एक दफा होता है। H1 हेडिंग लेवल 1, आपने कभी आई गेस कि वो द लाइफ ऑफ कायद आजम इस तरह कोई आर्टिकल लिखा हो, तो उसमें एक मेन हेडिंग होती है जिसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, और आमतौर पर कलर मार्कर्स हम यूज कर लेते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, और फिर उसमें सब हेडिंग्स होती हैं। अब आपने देखा होगा एक आर्टिकल में मेन हेडिंग एक होती है, दैट इज H1, फिर H2 हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स, और फिर कभी उनमें होता है जैसे हमने कहा जी एजुकेशन, अब ये H2 लेवल की हेडिंग हो गई। इस हेडिंग में आगे फिर सब लेवल की हेडिंग्स कभी बनाई जाती हैं कि जी बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अब ये H3 होंगी क्योंकि एजुकेशन के अंडर आ रही हैं, तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये आ गया, फिर जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपने स्पेस देनी है नीचे, तो 2 टाइम्स स्पेस देके एंटर करते हैं। फिर ये पैराग्राफ है, 2 टाइम्स स्पेस देके यहां पर कर दें। इसको अगर आपने हेडिंग बनानी है अगेन यहां से ले लीजिए, या 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रेस कर दें। ओके, अब इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं, और यहाँ पे कहीं किसी चीज को बोल्ड करना हो हमने, जैसे ये है तो वी हैव दिस बोल्ड, और किसी चीज को कभी इटैलिक करना होता है तो वो हम यहां से कर सकते हैं, इटैलिसाइज, and finally save the post. And hopefully we have a perfectly written article. जब आर्टिकल लिखा जाता है हमेशा जो कमर्शियल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, हमें सेव किया इसके बाद दोबारा पब्लिश करना है इसको, बस सेव पोस्ट करेंगे तो हो जाएगा। जो कमर्शियल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इस तवज्जो दरी है सर एडिटिंग से पहले का वो खत्म हो जाएगा, जो एडिट करने से पहले था वो खत्म हो जाएगी पोस्ट पर, जैसे कि खत्म नहीं हो गई, उसी को उसने एडिट कर दिया। हाँ, आप दोस्त जो ऑनलाइन है वो भी देखिएगा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि उनको समझ आ रही है एंड दे आर कनेक्टेड, ये पॉइंट क्लियर हो गया उनको हेडिंग्स का।
हाँ, लेकिन अताउल मोमिन हम हमेशा कभी ऐसा नहीं करते कि हेडिंग के साइज के लिए H1 H2 H3 लगाते हैं, कभी इसलिए नहीं किया जाता। हमेशा जब हेडिंग्स यूज करेंगे तो उनके खास माना होंगे कि ये लेवल 1 की चीज है, ये लेवल 2 की चीज है, ये लेवल 3 की चीज है। साइज की वजह से कभी नहीं करेंगे हम। ओके, सो जब कमर्शियल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कमर्शियल आर्टिकल्स में हमेशा हेडिंग्स लिखी जाती हैं, हेडिंग में डिवाइड किया जाता है। जितनी ज्यादा हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं कीजिए। कमर्शियल आर्टिकल्स हमेशा जितनी ज्यादा हेडिंग्स में आप ले जा सकते हैं लेके जाइए, उसको डिवाइड कीजिए हेडिंग्स में। एक सिर्फ इसमें टिप आपको दे देता, जब सर्च इंजन चीज को उठाते हैं तो वो हेडिंग से उठाते हैं कि इनके पास ये वाली चीज मौजूद है। कुछ चीजें आप सर्च करते हैं और आप देखते हैं गूगल की सर्च में ना वो बुलेट्स नजर आ रही होती हैं, तो जिसने बुलेट्स में बताया होता है उसकी बुलेट्स वहां आती हैं। जो स्निपेट्स आते हैं वो स्निपेट्स वहां से, जिनके आर्टिकल्स उस लिहाज से लिखे गए होते हैं उनके स्निपेट्स वहां आते हैं। तो हेडिंग्स भी हमने डिवाइड करना है। और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा आर्टिकल जो ये लिखते हैं ये एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस पे नहीं लिखते। जो लोग इंग्लिश से थोड़ा वाकिफ हैं, वी हैव टू वेज ऑफ राइटिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में लिखते हैं हमेशा आर्टिकल्स, और सामने वाले को मुखातिब करके लिखते हैं। ये पॉइंट्स नोट डाउन हो रहे हैं ना जी हमारे साथ? आपसे अर्ज किया हेडिंग्स होनी चाहिए मैक्सिमम। सेकेंडली एक्टिव में हो, एक्टिव वॉइस में हो, और सामने वाले को आपने मुखातिब रखना है, उसके बारे में बात करनी है उससे। जैसे मैं अक्सर मेरी हैबिट्स में है शायद कि मैं जब लिखता हूं तो मैं लिखता हूं कि जी दिस इज द गुड थिंग फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, ये अंदाज हो हमारा। तो जिस पढ़ने वाला है ना समझता है ये मेरे लिए बात हो रही है, कि जी जिसको जरूरत हो वो यहां से देख ले, ऐसे कर ले, ये अंदाज बना ले। अच्छा, अपने आर्टिकल्स में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इस्तेमाल किए करते हैं। अपने आर्टिकल में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया करते हैं। ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स निकलते कहां से, उनका एक थोड़ा सा बस फीलर, ताकि आप लोग एक रास्ते पर आ जाएं और आप इन चीजों को समझ लें, वो इंशाल्लाह अभी आपसे शेयर कर रहा। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टॉपिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं, या एक आध लफ्ज और बोला जाता है स्पेसिफिक इनके लिए, जो कमर्शियल राइटर्स हैं उनके यहाँ स्टॉप कैरेक्टर्स गालिबन कहते हैं। बहुत ज्यादा दा का इस्तेमाल करना, दी या दा की बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, एन, आ, इज, इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ग्रामर कहती है कि जी इनको डालो, जितने ज्यादा ग्रामर की मिस्टेक्स ये बता रही होती है, ये ज्यादा करें, ये भी करें, यहाँ पे करें। तो ये स्टॉप कैरेक्टर्स जो है ना, ये बात की रवानी को रोकते हैं। तो इनको अमूमन हम कमर्शियल राइटअप जब करते हैं तो कमर्शियल राइटअप में इनको निकालते हैं। हम इस तरह की इसमें नहीं, बात अगर रवानी से हो रही है तो हम बात को पूरा करते हैं। हाँ, जहां समझने के लिए जरूरत है और उसके बगैर समझने में बात ही नहीं पूरी हो रही है और सामने वाला मैसेज ही नहीं कन्वे हो रहा उस तक, ऑब्वियसली लेके आइए। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा पता चला 4 लाइनों का पैराग्राफ है, उसमें 10 दफा दिया है, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते, इस तरह की टेक केयर। अच्छा, क्लियर हो गई जी आप दोस्तों को बात? ये ब्लॉगिंग इज अ वेरी बिग एंड वेरी गुड चैप्टर, और आपका डिजिटल पर्सोना क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी डिजिटल दुनिया में शख्सियत बनाने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है जी ये।
ब्लॉगिंग में आप बहुत अच्छे अंदाज में, चाहे वो ब्लॉग्स इन सेंस ऑफ टेक्स्ट हो या वो बी ब्लॉग्स जिन्हें आप कह देते हैं वो हो, ये आपकी डिजिटल पर्सोना क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिसने भी डिजिटल दुनिया में काम करना हो उसे अपना डिजिटल पर्सोना जरूर क्रिएट करना चाहिए। जैसे आप दोस्तों ने अब कर लिया, जिन लोगों ने अपनी हैशनोट पे साइट बना ली, अब उनकी डिजिटल प्रेजेंस मौजूद है, उन्होंने अपनी कहीं बायो लिख दी है, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी है अपने से मुतालिक, और उसको फिल इन भी करते हैं हम। अबाउट मी ये जरूर बताइए। अगर आपकी ट्विटर प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, वेबसाइट कोई चीज है, जो जो चीजें हैं उन्हें जरूर फिल इन कीजिए। ये हेल्प करता है आपकी प्रेजेंस क्रिएट करने में। फिर आपको अपने आप को, अपनी सेल्फ को प्रूव नहीं करना पड़ता। जिसका डिजिटली प्रॉपर्ली डिजिटल पर्सोना अपना बिल्ड कर लेता है, उसे फिर अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ता मुख्तलिफ जगहों पे अपनी चीजों के लिए। और नहीं करेंगे तो आपको फिर प्रूफ देना पड़ता है कि मैं वो हूं, फला फला फला। ओके, तो ये वाली चीजें हमें क्लियर हो गई जी, ये हमने जरूर फिल इन करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आई एम अवेलेबल फॉर आता है, तो अभी तो हम कुछ नहीं करें, तो इसमें इसको हम कैसे फिल करें? इसमें आप बता दीजिए आई एम अवेलेबल फॉर सर्विंग दिस। अब फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल्स लिखने आते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर राइटअप्स ऑन सोशल, आई एम अवेलेबल फॉर राइटअप्स ऑन बिजनेस, इस तरह से बता दीजिए। क्लियर होगी जी बात ये? हाँ, वेलकम। यस सर। ओके जी, फिर हमारे पास में सर मैं एक आर्टिकल देख रहा था हैशटैग सर, मोस्टली जितने भी आर्टिकल हैं सर, सबके साथ में उनका ऑडियो वॉइस भी होता है, मतलब कि जो उन्होंने लिखा होता है। तो सर अगर हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसके साथ भी आता है सर? हाँ, कर सकते हैं सर। वो हमें अपनी वॉइस यूज करनी पड़ती है या वो उनका मतलब बिल्डिंग कोई ऐसा है? इस वाले चैप्टर पे वॉइस पे मैंने काम नहीं किया हुआ ज्यादा, लेकिन आई जस्ट चेक इट आउट। सर कोई भी आर्टिकल जैसे मेन डैशबोर्ड में जाएंगे, कोई भी आर्टिकल सर, उस आर्टिकल के नीचे सर उसकी वॉइस आती है, जो उन्होंने लिखा होगा वो वॉइस में भी आप मतलब कैसे? वो मैं चेक कर लूंगा, चेक करके आपको फिर आंसर करूंगा कि यार वो एक्चुअली इस वक्त में ये पॉसिबल है कि रीडेबल्स मिल जाते हैं, यानी ये क्रिएट करना आजकल कोई काम नहीं है। यानी कोई भी टेक्स्ट दे दीजिए और वो प्रॉपरली अच्छी लैंग्वेज में आपको उसका रीडेबल मिल जाए, यस मिल जाता है, बन जाता है, कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पे अब ये एक और बात जो हमें, जी फरमाइए। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आपने जिन कहा था कि जब आप लोग राइट अप करते हैं अपना ब्लॉग, तो सर आप कहते हैं कि अगर आप लोग कोई लिंक ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो सर वो लिंक जो हमने ऐड करनी है वो हमने किस चीज से रिलेटेड करनी है? वो जो लिंक ऐड करना है वो लिंक अभी नहीं ऐड होना हमारा, वो लिंक ऐड होंगे जब हमारा ब्लॉग पॉपुलर हो जाएगा। फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जी लिंक दे दीजिए हमें अपनी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट की तरफ। फॉर एग्जांपल वी आर एन इंस्टीट्यूशन, तो आपसे वो इंस्टीट्यूशन कह रहा है या वो इदारा कह रहा है कि जी मैं xyz.com हूँ, मुझे एक लिंक मेरी वेबसाइट की तरफ दे दीजिए। तो आप इसको जब पॉपुलर कर लेंगे तो ऐसा होगा, यानी आप इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट कीजिएगा आर्टिकल्स की। इसको यहां तक एक असाइनमेंट समझ के आज के बाद खत्म ना कर दीजिएगा। इसको पहले दिन स्टार्ट करवाने का और पहले उसमें मॉड्यूल में स्टार्ट करवाने का स्पेशल ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम 1.5-2 महीने हमारा साथ है। तो इसमें रेगुलरली कम से कम हम पाबंद रहें और हम इसकी एक फ्रीक्वेंसी पे, आप देखिएगा अपनी मसरूफियत को, हफ्ते में 2 आर्टिकल्स दे सकते हैं, दें।
और उनके डेज भी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं मंडे और थर्सडे को आर्टिकल दिया करूंगा, तो उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हैं फिर। चाहे आप लिख एक दफा लें, क्योंकि यहाँ पे तो स्केड्यूल हो जाता है ना, आप बता सकते हैं जी इस वक्त में पब्लिश कर दीजिएगा, तो वो उस टाइम पे पब्लिश हो जाएगा। तो आप चाहे एक ही वक्त में लिखें, संडे को आप फ्री हैं, टाइम है आपके पास, आपने दोनों आर्टिकल्स लिख दिए और स्केड्यूल कर दिया मंडे और थर्सडे, या जो भी फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते नहीं, ये बहुत कम टाइम मेरे पास काम होता है। देखिए आर्टिकल्स जो लिखिए आप, वो 500 वर्ड्स मिनिमम लिखिए। अच्छे आर्टिकल्स जो होते हैं वो 1000 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स के होते हैं, जो वर्थी आर्टिकल्स माने जाते हैं ज्यादा। मेरे जैसे जो आर्टिकल देख सकते हैं, वो गुजारा आर्टिकल्स जो है ना, वो 500 वर्ड्स में होते हैं कि भाई चलो अपना ब्लॉग भी चलता रहता है, ये मिनिमम है। हाँ होते हैं। तो इसको आप पूरा फॉलो कीजिए, ये बहुत अच्छी फील्ड है। एंड इस अभी आपको शायद उतना आप जो विजन है वो क्लियर नहीं हो, लेकिन अगर इसको आपने कंटिन्यू कर लिया और ये सलाहियत पैदा कर ली, तो इट इज जो आपकी टाइम है और आप इसके लिए जो स्पेंड करेंगे, अपनी सलाहियत स्पेंड करेंगे, उसका बहुत अच्छा रिटर्न है। एंड इट गिव्स यू द पैसिव मनी, यानी आप बाकी काम जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में करते रहिए, लेकिन ये साथ में आपके लिए पैसिव मनी ऐड करता रहेगा। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगले स्टेप के अंदर में एडसेंस वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह में एडसेंस इज अ वे जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। हैश नोट के अपने भी मोनेटाइजेशन के वेज हैं, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा कि इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। मोनेटाइज मींस कि इससे पैसे कैसे कमाते हैं, तो इसे आपने कंटिन्यू रखना है जी। जी ब्लॉग के 1500 से ज्यादा हो सकता है, मैं तो स्टैंडर्ड ब्लॉग्स को लिखा है आपने। ब्लॉग और साइट अपना ही ब्लॉग तो उसका उसमें प्लेजरिज्म निकल आता है, लेकिन उसको फिर गूगल को बताना पड़ता है, सर्च इंजन को बताना पड़ता है कि दिस इज द सेम एज। उसके लिए हम आप लिखा होता है नीचे। क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ कि अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, मैंने उसे पब्लिश किया हैश नोट पर, और मेरा एक और ब्लॉग भी है, मैंने वहां भी पब्लिश कर दिया उस आर्टिकल को, तो कर सकते हैं। उसके साथ मेंशन करते हैं सीन एज ऑन और वो लिंक देते हैं। लेकिन ज्यादा ना कीजिए, यानी ये ना कीजिए कि जी आपने 2 जगह चलाई हुई है और दोनों पे बस कॉपी वाला काम कर रहे हैं, ये नहीं। कहीं कहीं कोई आर्टिकल वैल्यू ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई आर्टिकल है हैश नोट पे पॉपुलर हो गया, टॉप रैंक कर गया, तो उसका रेफरेंस दे लेते हैं हम वहां पर और वहां पे पब्लिश कर लेते हैं या ऐसा कुछ, तो इस तरह कर लेते हैं। लेकिन ये कंप्लीट हैबिट नहीं है कि आपने डुप्लीकेट क्रिएट करना है, ऐसा नहीं करते 2 जगह पर, लेकिन कोई कोई आर्टिकल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी, इसमें मुझे बताइएगा आप लोग सिंक्ड हैं और यहां तक बात आपको क्लियर हो गई जी। रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स कर सकते हैं, अच्छे वैल्यूड होते हैं और आपको रिटर्न भी अच्छा देते हैं जी। यहां तक मुझे बताइएगा आर्टिकल्स की चीजें क्लियर हो गई आपको। तो एक पॉइंट आपसे शेयर करना है जी, प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं। इसके लिए एक साइट ये बहुत सारी साइट्स हैं जी। पहली ले लीजिए स्मॉल SEO टूल्स। अब ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पे देख लीजिएगा, जहां जगह हो वहीं पे लिख उसको प्लेस कीजिएगा।
मैंने यहां पर ये आर्टिकल प्लेस कर दिया। अगर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना हो तो यहाँ लिंक भी दे सकते हैं। नाउ चेक प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? डुप्लीकेट कंटेंट। जो प्लेजरिज्म मैं कह रहा हूं ये डुप्लीकेट कंटेंट कह रहा हूं जी। तो जो ये सारी बातें हम कर रहे हैं, जो वैल्यू की बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी ओरिजिनल कंटेंट की हैं, ये डुप्लीकेट्स की नहीं है। अच्छा जी, उसने मैंने जो कंटेंट यहाँ पे दिया उसने कहा कि ये जो आपने लिखा हुआ है ना जी, दिस इज 66% इज प्लेजराइज्ड और 34% यूनिक है। तो ऐसे इसने शर्मिंदा किया है। तो सर अच्छा हम पूरा अपना कंटेंट जितना भी है वो सारे में पेस्ट करके देते हैं। हाँ 1000 वर्ड्स तक देता है यहाँ पे, 1000 वर्ड्स लिमिट है यहाँ पे। लिंक दे दें यहाँ पे, सर वो लिंक जो होगा जो भी आपका लिंक है ना वहाँ का, यहाँ का जो लिंक है आर्टिकल का लिंक, वो कॉपी कर दे यहाँ पर और से कहते हैं चेक कर दो। अच्छा इसको अब फिर हम सही करते हैं। जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। अब इस सेंटेंस को रीमेक कर लेंगे। सर अब ये तो बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है, ये तो कोई भी यूज करेगा, ये यूज करेगा। इट्स आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। हाँ वो ओवरऑल यदि हमने कोशिशें करनी थी यार, हम उसको यूनिक करते हैं जितना कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो अगर आप कभी कंटेंट राइटर बन जाएंगे तो आपको जिस बात का पे किया जाता है, पे इस यूनिक कंटेंट का किया जाता है। और फिर वहां पे जो चेक करते हैं ना, ये तो बहुत स्टैंडर्ड मैंने आपसे शेयर किया है ये प्लेजरिज्म चेकर, वो फिर बहुत हाई लेवल प्लेजरिज्म चेकर्स के साथ किया जाता है। वो तो कोई 20 साल पहले भी कोई आर्टिकल पब्लिश होता है, वो भी निकाल के ले आता है कि ये 20 साल पहले एक आर्टिकल पे पब्लिश हुआ था when Google started things anyhow। ओके जी, क्लियर हो गया जी। प्लेजरिज्म चेकर आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका तो प्लीज फरमाइएगा जी। इसको यूनिक कैसे करेंगे? अब ये तो सलाहियत होती है हमारी लिखने की। अब ये जुमला है, मैंने कहना क्या है जी, फरमाइए। सर ब्लॉग अपना जो अकाउंट है उसका नेम चेंज हो सकता है? अकाउंट का नेम चेंज पर ये शायद जैसे टाइटल आपने अपने अकाउंट का कनेक्ट प्रो रखा है ना, वो कहीं से चेंज हो सकता है? हाँ जी, यहाँ से ये चेक कर लीजिएगा। मैं चेक करके बता दूंगा आपको। ठीक, थैंक्स सर। हाँ, और आप भी चेक कर लीजिएगा इसको, और चेंज हो जाए तो प्लीज। सर अस्सलाम जी, सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। Sir, if we found any error regarding viewing our own article on Hashnot, then what to do if this is suggesting any error that we can't open your article? ये तो जनरली नहीं होता, आप उसको रिमूव कर दीजिए और नई एंट्री क्रिएट कर लीजिए। जनरली ये कॉमनली कभी पेश आता नहीं है। वैसे उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई ऐसी बात तो नहीं थी। Sir, I have tried, but it's not working yet. So you have to be hold on with it, or either you create a new one. Okay, sir, I tried, then I will contact Please you. let me know. Didn't work. Sure. Okay, sir. Okay जी, so अगर हम प्लेजरिज्म चेकर से गुजर गए और we are wonderful with it, यहाँ तक हमने समझ लिया। तो आर्टिकल 92% यूनिक है और 8%
चलो तो मुबारक। अच्छा, ओके जी। सो अब ट्रेंड्स कैसे लेते हैं और थोड़ा सा ट्रेंडिंग कैसे चेक की जाती है उसको आपसे शेयर कर रहा हूं। यह हमारे पास में trends.google.com है जी। trends.google.com डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेंड्स कहां पे चेक करने हैं? चूज द रीजन। मैंने कहा जी पाकिस्तान में, जरा मुझे बताइएगा। ओके, तो यार पाकिस्तान वाइड तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। पाकिस्तान वाइड लास्ट 12 मंथ्स में ये ट्रेंड रहा है। ये ट्रेंड क्या बता रहा है? दिस 100 मींस 100 कोई सर्च नहीं बता रहा। ये बता रहा है कि अगर जितनी भी सर्चेस हुई उनमें इसकी एवरेज क्या रही, तो इट फॉल्स अंडर 75% के अराउंड में चली है ये बात। और पीछे अभी रिसेंटली ये इंक्रीज हो गई टू 100%। सो इससे पता चला कि दिस इज इन डिमांड। ये टर्म डिजिटल मार्केटिंग की इन डिमांड है। कहां पर है? गिलगित बल्तिस्तान में। 100% इज इन गिलगित बल्तिस्तान। वेरी गुड। और पंजाब, सिंध और बाकी ये पीछे हैं। इनमें रिलेटेड क्यूरीज यहां कुछ पता चल रही होती हैं। जिस पे सर्च हुआ जी 190% इंक्रीज हुई है। SEO स्टैंड्स फॉर। अब डिजिटल मार्केटिंग का हमने हेड में, अब जो आर्टिकल हमने लिखा है उसमें हम ये SEO स्टैंड्स फॉर डाल देंगे और इसके मुताबिक इस चीजों को, इसको हेडिंग बना देंगे और इसके नीचे पूरी बातें लिख देंगे। तो अब जितनी सर्चेस, कितनी 190% इंक्रीज हुई है सर्चेस, इतनी सारी सर्चेस में मैं आना शुरू हो जाऊंगा। मेरी भी कहीं पोजीशनिंग, गूगल मुझे भी लगता है इसका शुरू कर, यार इनके पास ये चीज है। तो हम कोशिश करते हैं जिनको हम ला सकते हैं। जैसे यहाँ HubSpot की बात हो रही है। अब HubSpot एक और साइट है जो कुछ मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, आपको टीम्स की मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। तो HubSpot, अब हम HubSpot, हम अपने आर्टिकल में HubSpot के ऊपर में आर्टिकल लिख देंगे। बस क्लियर होगी जी चीज। तो इस तरह से हम ट्रैफिक को ड्राइव करते हैं अपनी तरफ। गूगल एनालिटिक्स, इस पे आर्टिकल लिख दें। बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस पे। अच्छा, अब आप, मैंने आपसे कह दिया आर्टिकल लिख दें, अब आप आर्टिकल लिखेंगे कैसे? हाथों से लिखेंगे कि कोई और तरीका होगा? अच्छा जी। मैंने क्वेश्चन पुट किया कि जी अच्छा ठीक है, मैंने तो कह दिया गूगल एनालिटिक्स पे आर्टिकल लिख दीजिए। अब क्या आर्टिकल लिखेंगे आप, क्या करेंगे? अच्छा, ये पॉइंट में मुझे जरा सब लोग जरा राय दीजिएगा कि यहां तक आप सिंक हो गए मेरे साथ, फिर मैं अगली चीज आपको अर्ज करूं इसमें। गूगल एनालिटिक्स की एग्जांपल ही ले लेते हैं। ओके जी, आपने ये बात अंडरस्टैंड की।
आप इसे सर्च करें। गूगल एनालिटिक्स, ये नेक्स्ट पहला कीवर्ड तो वहां से ले लिया ना आपने गूगल एनालिटिक्स का। सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने टॉपिक्स निकालने होते हैं। मैं भी किसी बहुत डिटेल्ड सॉफ्टवेयर में नहीं आपको लेके गया, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज, और हम उसी में मैं आपके साथ में प्ले कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, वहां से ट्रेंड निकाला, गूगल एनालिटिक्स ट्रेंड निकला गया, एसईओ स्टैंड्स फॉर ट्रेंड निकल आया, उस ट्रेंड को लाके मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये गूगल की तरफ से सजेशंस आ गई। अब एक तो एग्जैक्ट वही वर्ड जो आपने लिखा है, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, ये एक और पूरा टॉपिक आ गया आपके पास जिस पे आर्टिकल लिखेंगे। फिर गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट, इसे देखेंगे कि इस पे आप आर्टिकल बना सकते हैं। आर्टिकल कैसे बनाएंगे डेमो अकाउंट पे, ये डेमो अकाउंट होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, और उससे मुतालिक जी इस पे लॉगिन ऐसे बनेगा, ये सारा बता दें। अगर जो गूगल की सजेशन में जो चीजें आ रही होती हैं, इसके माना दे आर इन ट्रेंड। यहां जो आपको सजेशन में नजर आ रही हैं, ये सारी चीजें ट्रेंड में होती हैं। तो की ट्रेंड निकाल के लाते हैं हम वहां से उस टॉपिक का, और उस ट्रेंड को यहां देख लेते हैं। ये सीधे सीधे रास्ते हैं। यहां से आपके पास 3 4 5 आर्टिकल्स निकल आए। इन 5 आर्टिकल्स को अब इन पे रिसर्च करना शुरू करो। गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन वो बताएगा। अब करना क्या होता है, हम इसके ऊपर में 3 आर्टिकल पढ़ते हैं। ये वो तरीका है जो आप खुद अगर बहुत अच्छे राइटर नहीं हैं तो तरीका ये होता है कि आप 3 आर्टिकल पढ़िए। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद में जो उनमें हेडिंग्स हैं वो निकाल के लिख लें। गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन हमारा टॉपिक था ना, तो सर्टिफिकेशन पे अब आपने 3 आर्टिकल्स नोट हो गए। उन 3 आर्टिकल्स को आपने पढ़ा, उनमें जो जो हेडिंग उन्होंने बनाई थी वो लिख ली। अब आपके पास में 8 10 15 हेडिंग्स आ गई। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि सब लोग समझ सकें। हमने यहां से मालूम कर लिया गूगल एनालिटिक्स लिखकर, पहले था गूगल एनालिटिक्स हमने लिख लिया था, तो हमें सजेशंस आ गई थी। अब गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, उसकी सजेशंस आ गई। इसके माना ये कितने आर्टिकल्स आ गए जी और आपके पास। अब आप देखेंगे किसको मैं आर्टिकल बना लूं, किसको हेडिंग बना लूं अपने आर्टिकल में। क्लियर हो रही बात ये अगर आप पॉइंट्स लिख लेंगे और साथ फिर इनको जब एक दफा आर्टिकल लिखने बैठेंगे, इस तरह से चलेंगे, तो आपके पास में कुछ हम क्रिएट कर सकेंगे। तो हमें पता चलेगा जी ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो इनपे देखिएगा कुछ पे आर्टिकल बन सकते हैं और कुछ ने सिर्फ हेडिंग बननी है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कॉस्ट, इस पे आर्टिकल नहीं बन सकता, ये एक हेडिंग बन जाएगी आपके किसी आर्टिकल में। गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन फॉर बिगिनर्स, ये आर्टिकल बन सकता है। तो ये आपने अपनी आम समझ के साथ में सोच के इनको नोट डाउन कर लिया। जो आर्टिकल्स बन सकते हैं उन्हें आर्टिकल्स वाली लिस्ट में लिख लिया, जो हेडिंग्स बन सकती हैं वो हेडिंग्स में। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप यहां पर आए, आपने ये 3 साइट्स नजर आ गई जी, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, एनालिटिक्स। इन साइट्स को पढ़िए, इनकी जो हेडिंग्स हैं इस पे क्लिक किया आपने,
ये आपको बातें मिल गई। What you will learn about this professional certificate. इन हेडिंग्स को अपने पास नोट डाउन कर लें, जो हेडिंग्स हैं, जो कॉमन हेडिंग्स होंगी। जब आपने 3-4 आर्टिकल्स देखे तो जो कॉमन हेडिंग्स हैं जो सब जगह एक जैसी हैं वो निकाल दीजिएगा, बाकी सारी न्यू हेडिंग्स आ गई, यानी उनको वन टाइम यूनिक कर लीजिएगा, उस पे आपका आर्टिकल बन जाएगा। और आर्टिकल लिखते हुए क्या करते हैं हमने, क्योंकि 3 आर्टिकल्स पढ़े, अब 3 आर्टिकल्स पढ़े अगर हम उस लैंग्वेज पे ग्रैब किए हुए हैं तो फिर तो तरीका ये होता है कि हम उन 3 को पढ़ के खुद से लिख लेते हैं। व्हेन वी राइट डाउन एट आवर ओन, वो यूनिक हो जाता है। 3 जगह पढ़ा आपने एक टॉपिक को, 3 जगह पढ़ें, 3 जगह पढ़ने के बाद खुद लिख लें। जब अपने ब्रेन से आप लिख रहे होंगे तो वो नॉलेज तो यहां चली गई, अब वो यूनिक कंटेंट प्रिपेयर होगा। ये बड़ा कॉमन एंड बड़ा फैक्टफुल वे है लिखने का कि 3 आर्टिकल्स पढ़िए। और ज्यादा बहुत रिच बड़ा बताना है कि मैं बहुत कोई बड़ा ऑथर हूं तो इस रेशो को बढ़ा लें, 3 से नंबर बढ़ा लें, 5 कर लें, 7 कर लें, सो ऑन। तो क्या होगा, वो 7 आर्टिकल का जूस आप एक जगह डाल देंगे, उनकी हेडिंग्स और उनका जो जूस होगा वो आपके जहन में आ गया। उन हेडिंग्स को आपने पढ़ के उससे जब लिखेंगे तो आप सारा जूस एक जगह दे दिया, तो वो सबसे ज्यादा रिच आर्टिकल हो जाएगा ऑन दैट टॉपिक। और ग्रेजुअली आप अथॉरिटी बनते चले जाएंगे। देखो ना, आपने एक सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे दिया, दूसरा सवाल किया आपने, मैंने आपको जवाब दे दिया, तीसरा सवाल आपने किया, मैंने जवाब दे दिया। अब आप मुझे अथॉरिटी मान लेंगे कि यार इनसे जब सवाल पूछो ना तो ये तो इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। अब आप मुझे चैलेंज नहीं करेंगे। जब पहले दिन आता है स्टूडेंट तो जरा चैलेंज करता है, कुछ सवाल पूछता है इधर उधर के, जरा देखता है कि भाई इसको जवाब आता नहीं आता। फिर जब वो 3-4 दिन बाद वो फिर अथॉरिटी मान लेता है ट्रेनर को, फिर खामोश होके पूरा सेशन पढ़ लेता है। तो ये इस तरह गूगल भी यही करता है। आपको जब आपके बहुत सारे आर्टिकल्स, उस टॉपिक की सारी बातें जब आपके पास में होती हैं तो आपको अथॉरिटी मानना शुरू कर देता है ये गूगल। यार जो भी चीज चाहिए हो ना यूजर को, इनके पास होती है इनके आर्टिकल्स में। इसलिए आपसे ये रेकमेंड करूंगा कि एक निश यानी एक कैटेगरी को पकड़िए और बस उसी पे खूब लिखिए। डाइवर्सिफाइड ना हो बहुत ज्यादा। डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगेन मुझे जरा पहले बताइए कि बात समझ आ रही है कि आई एम जस्ट टॉकिंग इन माय फ्लो। तो पहले मुझे जरा बताइएगा कि आप लोगों को बात पहुंच रही है। अच्छा, अच्छा, आपने अगर ब्लॉगिंग से कमाना हो, अर्न करना हो ब्लॉगिंग से, तो इसकी की होती है कि आप अथॉरिटी बन जाए। जिस चीज की आप अथॉरिटी होंगे उससे कमाएंगे। क्योंकि अथॉरिटी बनने से क्या होगा, ट्रैफिक आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी फरमाइए। सर ये अथॉरिटी वाला दोबारा बता दें कि ये कैसे। जी, अथॉरिटी बनने के माना ये होते हैं कि जब आपके पास एक टॉपिक के ऊपर में सारी, आप एक टॉपिक के हर एंगल को कवर किए हों तो फिर आपको अथॉरिटी मान लेते हैं। आपका ब्लॉग है, आपने एक ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, जैसे अब आपने पॉवर्टी पे बात कर रहे हैं, अब पॉवर्टी के सारे एंगल्स आपने फिल कर दिए। ओके सर। तो जब आप सारे आर्टिकल्स उसके रेलेवेंट जो कुछ हो सकती है बात पॉवर्टी के ऊपर में, वो सारी आपने जब लिख दी तो आपको फिर गूगल और जितने सर्च इंजन होते हैं वो आपको अथॉरिटी मान लेते हैं। जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया को अथॉरिटी मान लिया गया, इसलिए जब भी आप सर्च करो टॉप पे कौन आता है, विकिपीडिया। क्योंकि गूगल को पता है यार इनके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तो बस वो सबसे पहले लाके उनको टॉप पे बिठा देते हैं। तो जब आप अथॉरिटी बनते हैं तो आप कमाते हैं एक्चुअली। फिर आपके पास पैसे, क्योंकि जब अथॉरिटी बन रहे होते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी साइट्स, आपकी रैंकिंग्स देख रहे होते हैं,
फिर वो आपको खुद रिक्वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे दोस्त हैं हजारों की तादाद में जो कि सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि वो सारे दिन ब्लॉग्स ढूंढते रहते हैं। ये 1 2 4 लोग नहीं हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनका काम ही है वो सारे दिन, ह्यूमंस नॉट ओनली सॉफ्टवेयर्स, उनका सारे दिन काम ही होता है 8 घंटे वो सिर्फ बैठ के ब्लॉग्स ही ढूंढते हैं, ये काम होता है और डेटाबेस में डालते जाते हैं और उनकी रैंकिंग्स चेक करते रहते हैं। तो जहां उन्हें कोई ब्लॉग मिलता है कि ये वर्थी ब्लॉग है, फौरन उसको ऑफर कराते हैं। ये पूरा काम है, यानी इट्स वन ऑफ द बिग बिजनेस। यानी इसके मैं पैसे बताऊं तो आप लोग हैरान रहेंगे कि अच्छा इस काम के भी कोई पैसे हो सकते हैं कि सिर्फ ब्लॉग्स ढूंढने और ब्लॉग्स को रिक्वेस्ट करना कि यार ये लिंक लगवा दें। ये पूरा एक काम है जो कि हो रहा। तो इसलिए आप ये फिक्र कम ही रहेगी हमारी, वो अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ हो हमारा कि जी इसका ब्लॉग किसी को नहीं दिखाना, तो इज समथिंग एल्स। लेकिन अदरवाइज वो ब्लॉग्स आपके इस तरह, लेकिन वो ब्लॉग उनको उनकी रैंकिंग लेवल होता है जिसपे वो टेस्ट करते हैं उसको, आप उस पर फॉल करते ही नहीं करते। तो जब आप अथॉरिटी बन रहे होते हैं तो आप उसमें फॉल करते हैं, आपकी ट्रैफिक उसके लिहाज से आ जाती है। मैं एक लाल क्लोजिंग से पहले आपको एक साइट ऐसे ही शेयर करता हूं। देयर आर नंबर ऑफ साइट्स, siteworthtraffic.com, ये मैंने एक साइट ऐसे ही एट रैंडम startuppakistan.com, तो इसने मुझे बताया कि यार एस्टिमेशन ये है कि ये एस्टिमेट है, ये एक्चुअल्स नहीं है, इसके फॉर्मूलाज हैं जिससे ये एस्टिमेट निकाला जाता है। तो विद द एस्टिमेट ये क्या बतला रहा है जी, वी एस्टिमेट दैट द वेबसाइट इज करंटली एट साल के 23,148 USD बना रहे हैं, ये वर्थ है उसकी साइट की। मंथ कितने होते हैं जी, साल में कितने मंथ होते हैं? 12 ही है अल्हम्दुलिल्लाह। So it means they are making $2,000 per month। तो 2000 अब आजकल कितने हो गए जी? 4 लाख रुपए, स्ट्रेट मैथमेटिक्स हो गई। तो 4 लाख रुपीस बाय जस्ट हैविंग वन ब्लॉग। क्लियर हो रही जी बात? तो इतना इजी बिजनेस, जस्ट मेंटेनिंग अपनी रैंकिंग्स को, अपनी चीजों को सिर्फ मेंटेन करने से you can make this much। सर आपने आगे बात की थी, आपने कहा था कि मतलब ज्यादा डाइवर्सिटी ना हो, मतलब कि कहीं और एक टीम में रह के अपना काम करें। तो सर इसमें हम देखेंगे जैसे फर्स्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ठीक है, जैसे मतलब उसकी इंपॉर्टेंस की ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस। सर एक टाइम मतलब 10 15 20 30 ब्लॉगिंग हुई, हम उसके बाद हम उससे रिलेटेड नहीं कर सकते, ब्लॉगिंग हमारा कंटेंट नहीं आता, तो हम उसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं? मतलब हम किसी और साइड पे चले जाएं, मतलब कोई और हम इंटरेस्ट लेते हैं, कोई और भी चीज बाद में ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बात जो आपने कही कि जी वो खत्म हो जाता है, तो वो खत्म नहीं हो जाता। जब हम इस पे ब्लॉगिंग पे काम करते हैं तो 30 to 60 डेज की वर्किंग होती है पहले, 30 से 60 दिन की एक वर्किंग होती है जिसमें डेली की बुनियाद पे 5 7 8 घंटे काम किया जाता है और हम सिर्फ क्या करते हैं, उसमें टॉपिक्स लिखते हैं, टॉपिक्स निकालते हैं। अब जो आप सोचिए कि 2 महीने में टॉपिक्स निकाले गए हों, तो हमने जो टॉपिक्स निकाले होते हैं वो 2-3 साल के हो जाते हैं।
यानी हमें पता होता है कि हमने कितने टॉपिक्स पे क्या क्या लिखवाना है। क्लियर हो गई बात? ये जो कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीजें होती हैं, वो पूरी एक रिसर्च है स्ट्रॉन्ग। उसमें हमें ये सारी बात पता होती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू अपने ब्लॉग को यूं ड्राइव करते हुए यहाँ 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 लेकर चलेंगे और ये यहाँ चलेगा। वो 2-3 साल, यानी जो राइटर्स होते हैं उनसे कंटेंट 2-3 साल तक लिखवाते रहते हैं उसके ऊपर में। तो उससे वो 2-2.5 महीने की मेहनत करके 3-1 साल का अच्छा खासा एक मनी जनरेशन पर हम आ जाते हैं। लेकिन सर जैसे अभी आपने बताया कि मतलब कि जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग है हम उसको यूज करते हैं। सर ट्रेंड तो आपको पता है हर महीने 2 महीने बाद चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे आगे आपने गूगल ट्रेंड पे लिखा है तो वो पर मंथ दिखा रहा था कि वो डाउनफॉल भी गया और अगले महीने वो 100% पे चला गया, ठीक है। तो सर वहां पे भी जो टॉपिक्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। टॉपिक्स तो है, देखिए जो जब अथॉरिटी बन जाता है ना कोई, फिर उसको माइनस कोई इफेक्ट नहीं करती। जब गूगल को पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग की हर बात कासिम को पता है, अब कोई इशू नहीं है। अब वो जो हिलजुल है ना थोड़ी बहुत, वो कासिम को नहीं इफेक्ट करती। कासिम को इफेक्ट तब तक है जब तक कि गूगल ने इसको अथॉरिटी नहीं माना। तो इसको टेस्ट भी किया जाएगा, इसकी बातें भी, इसके आर्टिकल्स के ऊपर में भी ऑब्जेक्शंस आएंगी, इस तरह की सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन व्हेन गूगल एक्सेप्ट्स समवन एज अथॉरिटी, फिर ये बाइनर्स कुछ नहीं करती। और बाकी वो आती रहती है, रिचनेस आती रहती है। और जब आप इस पूरे बिजनेस में जंप करेंगे ब्लॉगिंग के, तो यू लर्न नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ है ब्लॉगिंग में। आपको ये 1.5-2 सेशन में क्रिएट करने से लेके उसकी लिमिट्स तक की बातें कर कर खत्म कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। इट्स अ बिग टॉपिक, इसके ऊपर में बहुत कुछ है। मैंने एक आई ओपनिंग, एक वन साइड ओपनिंग की है आपके लिए कि ये दिस इज अ बिग चैप्टर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आए हैं और ऑनलाइन अर्निंग और इसको सोचते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। जिसके ऊपर आप काम करें तो यही आपका काम खत्म नहीं होने वाला। हाँ, इसको बहुत खोलने की चीज है ये। तो इसमें इतनी डेप्थ है, कोई हद नहीं ब्लॉगिंग में। ये तो बिल्कुल अभी बिगनिंग। मैंने आपको हर जो मेन कंटेंट हेडिंग्स दी, उन हेडिंग्स की इंट्रोडक्शन दी है। व्हेन यू गो जंप इनटू द ब्लॉगिंग और अब आर्टिकल राइटिंग, अब ये पूरी बहुत बड़ी फील्ड है आर्टिकल राइटिंग। इस वक्त जो टॉप मनी जनरेटिंग फील्ड्स हैं उनमें से कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द टॉप जनरेटिंग फील्ड। जिसको अच्छा कंटेंट लिखना आता है, he or she is charging $1 to $8 per 100 words। तो 1000 अगर वर्ड्स का एक आर्टिकल है तो वो $80 ले रहा है भाई। समझ आ गई बात? 18,000 रुपए का एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल बिकता है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है जिसपे रिसर्च हुई भी होती है। तो इसलिए इट्स वेरी बिग फील्ड्स। तो आपको इसमें काम करना चाहिए। आप सब सबको रिकमेंड करूंगा। अक्सर आप में से स्टूडेंट्स हैं जो कि कर सकते हैं, तो गो अहेड। इंशाल्लाह कल कनेक्ट होंगे एंड टुमारो वी आर जंपिंग ऑन अ न्यू थिंग। लेकिन इसको क्लोज करने के माना नहीं, ये नहीं है हरगिज़ कि वी एंडेड दिस थिंग। हम चैप्टर ओपन हुआ हमारे लिए, और हमें क्योंकि ये बेस रिक्वायर्ड थी अपनी फर्दर डिजिटल मार्केटिंग को एनहांस करने के लिए, ताकि हम जब भी बात किया करेंगे अब हम इसके ऊपर रखकर अपनी फेसबुक मार्केटिंग और अपनी फेसबुक की चीजें और इंस्टाग्राम की चीजें इसके अराउंड में बातें कर लिया करेंगे। तो वी हैव दिस। ओके जी, जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बंद कर दिए।